बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मैं जासूस हो तो ऐसा कि एपिसोड नंबर 3 लेके हाजिर हुई हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरजाना ने कोई सराग ना छोड़ा होगा? वो चौंक उठे। इस नज़रिए से उन्होंने अभी घर का जायज़ा नहीं लिया था। उन्होंने जीप का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुँचे ही थे कि बेगम शराजी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। कुछ पता चला भाईजान? अभी तक नहीं। आपको तो कोई फ़ोन नहीं मिला? जी नहीं। कमाल है, अगर अगवा करने वालों का कोई मकसद रकम हासिल करना होता तो वो अब तक फ़ोन कर चुके होते। ज़रूर ये और कोई मामला है, उन्होंने कहा और घर में दाखिल हो गए। बेगम शराजी बाहर ही खड़ी रह गईं। अंधारा कर उन्होंने बगैर एक एक चीज़ का जायज़ा लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब सिर्फ ये था कि उन दोनों को गलतफहमी में मुब्तला रख कर अगवा किया गया था। शायद किसी एक्सीडेंट की खबर सुनाई गई होगी। उन्हें याद आया बेगम शराजी ने एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी थी। वो फिर बाहर निकल आए। बेगम शराजी अभी तक अपनी जगह फिक्रमंद सी खड़ी थी। आपने उस गाड़ी को देखा नहीं था? जी नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं वो किस गाड़ी की आवाज़ थी? जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी वैगन की आवाज़ थी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने पड़ोसियों के दरवाज़ों पर दस्तक देने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने हर एक से गली में रुकने वाली वैगन के बारे में पूछा। आखिर गली के सिरे वाले मकान के मालिक ने उन्हें बताया। मैंने एक सफ़ेद रंग की वैगन गली में दाखिल होते देखा और फिर आपके दरवाजे पर रुकते देखी थी, और ये ख्याल किया था कि अस्पताल से कोई रिपोर्ट देने के लिए आई होगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता रहता है। इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी थी तो वो किसी अस्पताल की वैगन ही। इस पर सुर्ख निशान भी मौजूद था और उसकी छत पर नीला इशारा भी लगा हुआ था। ओह, उनके मुंह से निकला। तो मेरा ख्याल दुरुस्त ही था। उन्हें एक्सीडेंट की खबर सुना कर अगवा किया गया था। जी क्या मतलब? पड़ोसी चौंक उठा। जी शुक्रिया, कुछ नहीं, मेरे बच्चों को उस वैगन के ज़रिए अगवा किया गया, उन्होंने कहा। ओह, पड़ोसी धक से रह गया और वो वापस लौटे। उन्होंने इकराम को फ़ोन पर इतला दी कि बेगम और फरजाना को एक सफ़ेद रंग की अस्पताल वैगन के ज़रिए अगवा किया गया है, लिहाजा उसकी तलाश का दायरा वसी कर दिया जाए। तमाम पुलिस स्टेशनों को इतला दी जाए। फ़ोन करने के बाद वो खुद भी शहर की सड़कों पर जीप दौड़ाने के लिए निकल खड़े हुए। अब वो सड़कों पर सफ़ेद रंग की वैगन की तलाश में नज़रें दौड़ा रहे थे। अचानक वो ज़ोर से चौंक उठे। मुश्किल मोड़। महमूद और फारूक ने देखा कमरे में दो लंबे तरंगे नौजवान खड़े उन्हें तंज भरी निगाहों से देख रहे थे। वो भी उनकी तरफ देखने लगे। आखिर महमूद ने भुना कर कहा, हमें उन नज़रों से देखने की ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत हो गई? दोस्तों देख रहे हैं, ये हैं वो जिनका बहुत चेहरा है। तुमसे भूल हुई है, हम वो नहीं, सिर्फ महमूद और फारूक हैं। चलो उठो, बॉस तुमसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है। चले देखे तो सही, आखिर वो चाहता क्या है? महमूद ने लापरवाही से कहा और उठ खड़ा हुआ। फारूक ने भी उसका साथ दिया। दोनों उसके आगे चलते कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा एक महल नुमा इमारत में थे। एक तवील बरामदा तय करते और एक मोड़ मुड़ने के बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर रुक गए। यहाँ तक लाने वालों में से एक ने दस्तक दी। साथ ही वो बोला, दोनों हाजिर हैं बॉस, उन्हें अंदर ले आओ। उन्होंने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गए। आराम कुर्सी में एक गोरेला नुमा आदमी लेटा नजर आया। हेलो, क्यों भाई, क्या हाल है? अच्छा है, आप सुनाइए, फारूक खुश होकर बोला और महमूद को हंसी आ गई। तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आखिर हम दो बेचारों की आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर ज़रूरत ना पड़ती तो तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतने पापड़ क्यों बेलता? उसने भारी भरकम आवाज़ में कहा। हाँ तो आप पापड़ भी बेलते हैं, कमाल है, फारूक ने फ़ौरन कहा। तुम्हारा ये भाई बोलता बहुत है, उसकी ज़बान दराजी के किस्से भी मैंने बहुत सुन रखे हैं, लेकिन इस वक्त जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बहुत गौर से सुनने की है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी ज़बान रोक लो, वरना हालात नाजुक हैं और तुम्हें उनकी नज़ाकत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इशारतन ये बता दूँ कि तुम्हारी वालदा और बहन फरजाना इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। क्या? उनके मुंह से एक साथ निकला। हाँ, तुम्हें उन दोनों को देखने का मौका भी दिया जाएगा ताकि तुम इस बात को झूठ ना ख्याल करो। दोनों की सीटी गुम हो गई। उनकी आंखें गोरेले पर जम गईं।
तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? महमूद सांप की तरह फंकारा। मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, अगर इनकार करोगे तो उन दोनों को जिंदा नहीं पाओगे। बाज हंसकर बोला, तुमने बहुत अच्छा वार किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फारूक ने घबरा कर कहा। ज़्यादा तड़पने और तलमलाने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं, उनके जिस्म पर एक खराश भी नहीं आई। इस हालत में वो घर पहुंच जाएंगी, बशर्ते कि तुम मेरा एक काम कर दो। खैर जल्दी बताओ क्या काम है? हम अपनी वालदा और बहन को ज़्यादा देर कैद में बर्दाश्त नहीं कर सकते। महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। जो काम तुम्हें ज़िम्मे लगाया जा रहा है उसकी भनक भी तुम्हारे वालिद के कानों में ना पड़े, वरना तुम ये काम नहीं कर सकोगे। नतीजा ये होगा कि अपनी माँ और बहन को ज़िंदा नहीं पा सकोगे। उसने पुरस्कार लहजे में कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इंस्पेक्टर जमशेद को अच्छी तरह जानता हूँ। जब उसे मालूम होगा कि मैं क्या चाहता हूँ तो वो फ़ौरन तुम दोनों को रोक देगा और कहेगा, मुल्क और कौम के लिए अगर तुम्हारी बहन और वालदा की जानें जाती हैं तो जाएं। ओहो, तो ये मामला मुल्क और कौम का है, महमूद ने फ़िक्रमंदाना लहजे में कहा। हाँ, आज दो चीज़ों में से तुम्हें एक चीज़ का इंतखाब करना है, मुल्क और कौम का मुफाद या अपनी वालदा और बहन की ज़िंदगी। मामूली बातें ना करो, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। वैसे तो हम ये समझते हैं कि तुम हमें इंतहाई मुश्किल मोड़ पर ले आए हो। महमूद को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। काम बहुत आसान है। आजी साहब इन दिनों एक वफ्द के साथ मुल्क से बाहर गए हुए। उनकी कोठी के गिर्द बहुत ख़ास किस्म का पहरा और हिफाजत का इंतज़ाम ऐसा है कि अगर मैं अपने आदमी के ज़रिए वो काम लेना चाहूँ तो कई जानें ज़ाया हो जाएंगी और कामयाबी शायद फिर भी ना हो। लिहाजा मैंने ये सोचा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आजी साहब की तिजोरी में घोंगे की शक्ल की एक डिबिया मौजूद है, मुझे उस डिबिया की ज़रूरत है। घोंगे की शक्ल की डिबिया? उनके मुंह से हैरत ज़दा अंदाज में निकला। हाँ, तिजोरी के अंदर ही कहीं हिफाजत से रखी हुई मिल जाएगी। उसका रंग सुर्ख है, लेकिन इस डिबिया में है क्या ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। उसके मुतालिक सिर्फ हाजी साहब को मालूम है या फिर मुझे। तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान है, यूँ समझ लो कि चुटकी बजाते ही में कर लोगे। वो कैसे, जबकि तुम खुद इस बात का इकरार कर चुके हो कि कोठी की खास हिफाजत का बंदोबस्त किया गया है। हाँ, लेकिन तुम्हें इस घर का हर फर्द जानता है। तुम कोई तरकीब लड़ा कर उनकी मौजूदगी में तिजोरी खुलवा सकते हो और वो डबिया निकाल सकते हो। किसी को कानो कान खबर ना होगी, लेकिन बाद में जब आजी साहब आकर तिजोरी देखेंगे उस वक्त तो उन्हें खबर हो ही जाएगी। होती रहे, इस वक्त तक डिबिया बहुत दूर पहुंच चुकी होगी। लेकिन आजी साहब के घर के अफराद उन्हें बता देंगे कि उनके अदम मौजूदगी में हम वहाँ आए थे और तिजोरी खुलवाई थी। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम बता देना कि तुम किस हद तक मजबूर कर दिया गया था। लेकिन हमारे वालिद की तरह आजी साहब भी वो आदमी है कि मुल्क और कौम की कोई अमानत दुश्मन के हवाले किसी कीमत पर नहीं करते, चाहे उनके सामने उनके सारे ख़ानदान को ज़िबा कर दिया जाए। होंगे मुझे उससे क्या? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इस डिबिया को तिजोरी से उड़ाने की सूरत में ही तुम अपनी वालदा और बहन को जिंदा हालत में देख सकोगे। खैर आगे चलो। डिबिया हासिल करने के बाद हमें क्या करना होगा? क्या उससे यहाँ ले आएं? तुम यहाँ नहीं आ सकोगे। इस जगह को तो तुम्हारे फरिश्ते भी तलाश नहीं कर सकेंगे। डिबिया लेकर तुम होटल जवालों के कमरा नंबर 215 में जाना होगा। वहाँ अल्बर्ट नामी एक शख्स मौजूद होगा। तुम डिबिया उसके हवाले कर दोगे। अल्बर्ट जान को आज रात ही 2 बजे के जहाज़ से जाना है। उसके जहाज़ में सवार होने के बाद 2 घंटे तक परवाज़ करने के बाद तुम्हारी वालदा और बहन को इस इमारत से निकाल कर तुम्हारे घर से कुछ फासले पर किसी जगह छोड़ दिया जाएगा और वो घर पहुंच जाएंगी। ये है मेरा मंसूबा। अगर अल्बर्ट जान जहाज़ में सवार होता ना देखा गया या जहाज़ को परवाज़ करते ना देखा गया तो उन दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब कहो तुम ये काम करने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तुम बता देते कि डिबिया में क्या है तो हम फौरी तौर पर ये फ़ैसला कर सकते थे, महमूद ने जल्दी से कहा। फ़ैसला तो अब भी तुम्हें फौरी तौर पर ही करना है। चलो भाई, पहले इन दोनों को उनकी वालदा और बहन को दिखा दो ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें ज़रा भी झूठ नहीं।
चलो, उनमें से एक ने कहा। दोनों उनके साथ बाहर निकले। उसी वक्त महमूद ने फारूक की तरफ देखा। तुम लोग शायद हमें चक्कर देकर भाग निकलने के बारे में सोच रहे हो, उन्हें साथ लाने वालों में से एक ने कहा। अरे नहीं, भला हम यहाँ से भाग कैसे सकते हैं, फारूक चहका। सुनो, ये महल एक किले की तरह है। यहाँ हर तरफ खुफिया तौर पर निगरान मौजूद हैं। इस वक्त तुम न जाने कितनी नज़रों के सामने हो। ये ख्याल ना करना कि सिर्फ हम 2 आदमी तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ बॉस का हुक्म चलता है। बॉस के इशारे पर लोगों को यहाँ उल्टा लटका दिया जाता है। भागने की पहली कोशिश भी इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी। महल से निकलना तो बहुत दूर की बात है। बात दूर की हो या नज़दीक की, हमें इससे क्या, यूं भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। फारूक मन मनाया। यहाँ इस ज़रबुल मसल की क्या ज़रूरत थी, महमूद ने उससे घूरा। ज़रूरत का क्या है, बिला ज़रूरत भी महसूस की जा सकती है, फारूक ने कहा। शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, महमूद ये कहकर उसने उसकी तरफ लपका। फारूक भड़क कर भागा, लेकिन फिर फौरन ही वो ठटक कर रुक गए। कई 2 नाली बंदूकें दीवारों के सुराखों से झांकने लगी थीं। भाई, हम तुम्हारी तमाम हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, एक हंसा। धत तेरे की, करा दिया ना दलील, महमूद भुना कर कहा। मुझ पर तुम झपटे थे, मैं तुम पर नहीं, फारूक ने मुंह बनाया। दोनों एक बार फिर उनके आगे आगे चलने लगे। आखिर एक कमरे के दरवाजे पर उन्हें रुकने के लिए कहा गया। हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, तुम बाहर रह कर ही उन दोनों को देखोगे। आपस में कोई बातचीत नहीं करोगे? क्यों, बातचीत करने में क्या हर्ज है? बास का हुक्म है, वो तुम्हें हम लोगों की निस्बत ज़्यादा जानते हैं, उसने कहा। यह सुन कर कान पक गए। आखिर ये शख्स हमें किस तरह जानता है, हमें नहीं मालूम। उसने भी बुरा सा मुंह बनाया और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर वालों ने दरवाजे पर मौजूद लोगों को हैरान होकर देखा और उधर दरवाजे वालों की आंखें अंदर का मंजर देखकर हैरत से फैल गईं। एक पलंग दीवार के साथ बिछा था और दूसरा उस पर खड़ा था। ये सब क्या? उन्हें लाने वालों में से एक ने कहा। बाहर झांकने की कोशिश। ओके जी, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसकी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।